जिंदाबाद 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 श्री जेपी नड्डा जिंदाबाद 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 मंच पर बैठे सारे नेता जिंदाबाद 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 सामने बैठे सारे कार्यकर्ता जिंदाबाद 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 अल्पसंख्यक मोर्चा जिंदाबाद 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 हमीद पूनिया जिंदाबाद 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 सतीश पूनिया जिंदाबाद सतीश पूनिया जिंदाबाद सतीश पूनिया जिंदाबाद 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 आइए अमित भाई। अमित भाई से मेरे गुजारिश है एक मंच पे बताएं। अमित भाई हमारे पूर्व चेयरमैन और हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अमित भाई पठान मंच एक बार खाली कर दो। जेकी भाई भाई जो मंच पे जो खड़े उनके एक बार बैठा दो। आइए अमित भाई, अमित पठान साहब के लिए जोरदार तालियां बजाइए। वो है ना किसके काम आ जाएगी। अभी राठौड़ साहब को पता नहीं है कि इस पूरे हॉल में 30% आबादी आमेर की है। मैं जिन दिनों रोडवेज छाप और रेलवे छाप कार्यकर्ता होता था, क्योंकि अपने यहाँ कहा जाता है कि आदमी को संघर्ष के दिनों को नहीं भूलना चाहिए, तो जब रोडवेज का और रेल का सफर करते थे उस समय रेलवे स्टेशन पर सबसे पहला कोई व्यक्ति मिलता था जो सीट का जुगाड़ करता था, उसका नाम अमीर खान मेवाती है। इनके चक्कर में स्टॉल से पानी भी उधार मिल जाता था और कई बार ऐसी ट्रिक लगाते थे कि रेलगाड़ी के जाने का टाइम हो, उधर से चाय ले लें स्टॉल से, रेलगाड़ी रवाना हो जाए तो मुफ्त में चाय भी नसीब हो जाती थी। और इन सब के पीछे जो कलाकारी थी वो भाई हामिद भाई की, तो इसलिए हामिद भाई के लिए जोरदार तालियों से उनका स्वागत है। आज हमारे बीच में राजस्थान के बहुत ही वरिष्ठ नेता प्रतिपक्ष आदरणीय राजेंद्र राठौड़ साहब विराजमान हैं। आदरणीय नारायण पंचारिया जी हमारे बीच में विराजमान है। लेकिन उससे पहले मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा कि जिस शख्स के लिए आपको जोरदार तालियां बजानी चाहिए वो हमारे अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब जमाल सिद्दीकी साहब हैं, उनके लिए जोरदार तालियां बजाइए। जोरदार जमाल भाई के लिए। मंच पर उपस्थित भाई एज खान साहब, हमारे जो अब बुजुर्ग कहूंगा तो नाराज हो जाएंगे, क्योंकि अभी इनकी फिल्म का नाम है अभी तो मैं जवान हूं। ऐसे हमारे फिरोज भाई, मेहरुनिसा जी, असलम जी, जोसफ जी, हमारे जो अभी मौका तो कम मिला लेकिन डायरी पूरी भर के लाए थे। सादिक भाई शेरो शायरी की मौका कम मिला, अगली बार फिर कभी सुनाएंगे। सादिक भाई के लिए जोरदार तालियां बजाइएगा। बहन रेशमा जी और अमीन पठान जी, ऐसा मुबारक मौका जिसमें कार्यकर्ता और अपने सफर की शुरुआत एक सामान्य संगठन से, सामान्य परिवार से शुरुआत करता है और अपने परिश्रम के बूते पर अपनी जगह हासिल करता है। भारतीय जनता पार्टी विचारों का भी और व्यक्तियों का भी समुद्र है। उस समुद्र में भारतीय जनता पार्टी ने अनेक मोर्चे भी बनाए, युवाओं के बीच में, महिलाओं के बीच में, अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, किसान, इन तमाम के बीच में ऐसी जरूरत क्यों पड़ी कि हमने अल्पसंख्यक मोर्चा बनाया। इस भेद की भी जरूरत नहीं थी, लेकिन
भारतीय जनता पार्टी के संगठन की जो पहचान है, मुझे पता नहीं कि ये जाति बिरादरी पंथ मजहब किसने बनाया, लेकिन मुझे बहुत अच्छे तरीके से याद है जो जनसंघ की और भारतीय जनता पार्टी के विचारों को दुनिया में बहुत स्पष्टता से लोगों के बीच में रखता है। अटल बिहारी वाजपेयी जी विदेश मंत्री बने और सबसे पहले पाकिस्तान गए, तो जितने अखबार नवीस थे उन्होंने कहा कि वाजपेयी साहब, आप तो जनसंघ के लोग हो, बड़े कट्टरपंथी लोग हो, आपने इस विदेश यात्रा के लिए पहला जो पड़ाव है वो पाकिस्तान क्यों चुना? उन्होंने उस समय दिलीप कुमार के एक फिल्म के गाने की लाइन उद्धृत की। उन्होंने कहा कि आदमी हूं, आदमी से प्यार करता हूं। भारतीय जनता पार्टी की इस उदात्त भावना को वाजपेयी साहब ने किस तरीके से जमीन पर उतारा, धरातल पर उतारा, वो एक बड़ा नायाब उदाहरण है। लोग बीजेपी के जनसंघ के विचार पर उंगली उठाते थे, चर्चा करते थे, नकारात्मक बात करते थे, लेकिन आप देखिए इस देश के मादरे वतन में पैदा हुए सच्चे सपूत, सच्चे मुसलमान को दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत का सबसे प्रमुख व्यक्ति एपीजे अब्दुल कलाम साहब के रूप में आप लोगों के बीच में राष्ट्रपति के रूप में लौटे। और कलाम साहब ने भी बड़ी शिद्दत के साथ, बहुत समर्पण के साथ और बहुत निष्ठा के साथ ये साबित कर दिया कि इस मादरे वतन हिंद में पैदा हुआ एक सच्चा मुसलमान अपने जमीन के प्रति, अपनी इस मातृभूमि के लिए कितना समर्पण करता है कि उन्होंने परमाणु का परीक्षण करवा के हिंदुस्तान को परमाणु शक्ति संपन्न बनाया। और इसलिए मुझे याद आता है, अभी आप भी शेरो शायरी से कह रहे थे कि हमारी खुशकिस्मती है कि हम हिंदुस्तान में पैदा हुए। मित्रों, अभी पुराने मुद्दे सब पीछे छूट गए, क्योंकि वो सब मुद्दे इसलिए होते थे कि कांग्रेस पार्टी को मजा आता था। उन्होंने कांग्रेस पार्टी ने लोगों को, उनको जाति से भी मतलब नहीं था, पंथ से भी, मजहब से किसी से मतलब नहीं था, उनको सिर्फ वोट से मतलब था। और इस देश का जो मुसलमान है उसको केवल वोट बैंक समझने की जो हिमाकत की, जो गलती की, जो पाप किया, वो कांग्रेस पार्टी ने किया। और इसलिए लोग कहते थे कि 70 वर्षों में हमारे मोहल्ले देखो, 70 वर्षों में हमारे लोगों की देखो तालीम नहीं है, रोजी नहीं है, इसका जिम्मेवार कौन था? और बीजेपी के मन में, मोदी जी के मन में परहेज होता या वाजपेयी जी के मन में परहेज होता तो क्या कलाम साहब राष्ट्रपति बनते? बिल्कुल नहीं। उनके मन में यदि परहेज होता तो जो 70 सालों की समस्या थी, एक गरीब मुसलमान बैंक के खाते को तरसता था, आज मेरा दावा है हिंदुस्तान में 47 करोड़ जन के खाते खुले, उसमें तीसरा हिस्सा मुसलमान बहनों भाइयों का है। आज कोई कह सकता है कि उज्ज्वला का गैस सिलेंडर बना वो हिंदू को मिला, मुसलमान को नहीं मिला, सबको एक दृष्टि के साथ मिला। यदि देश में 3 करोड़ मकान मिले, किसी को छत मिली, आसियाना मिला है, तो उसका बराबर का हिस्सा और हकदार है तो मुसलमान को मिल रहा है। ये बनी बनाई बात नहीं, ये केवल वोट बैंक को प्रलोभित करने वाली, इन्फ्लुएंस करने वाली बात नहीं है, हकीकत है, धरातल की बात है। और कितनी खूबसूरती से हिंदुस्तान के तमाम मसलों का समाधान किया। जो डराते थे कि राम मंदिर बन जाएगा तो देश में क्या होगा, 370 खत्म हो जाएगी तो देश में क्या होगा। मेरे बहुत मित्र अमरनाथ यात्रा पे गए। आज जिस तरीके से कश्मीर में अमन और शांति है, कश्मीर के मुसलमान को जिस तरीके से आज रोजी और रोटी मिलती है पर्यटन के कारण, उस मुस्लिम भाई के घर का चूल्हा जलाने की मदद किसी ने की तो नरेंद्र मोदी जी ने की, प्रधानमंत्री के रूप में उनकी मदद की। अब जिक्र हो रहा था, कौन सोचता था कि मदरसों का आधुनिकीकरण हो, कौन सोचता था? लेकिन उसके लिए भी करोड़ों रुपए के बजट का प्रावधान करके, ताकि हमारी ये पीढ़ी, जिस पीढ़ी को फिरका परस्त बनाया, जिस पीढ़ी को कट्टरपंथी बनाया, जिस पीढ़ी की सोच को विकृत किया, जिसको आगे पनपने नहीं दिया, और उसका नतीजा है आज तो ऐसा मौका है। जमाल भाई, आप हमारे अल्पसंख्यक मोर्चे के खजाने में 3 तोहफे लेके आए हो। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कल ही कार्यकारिणी की घोषणा की है, जिसमें हमारे 2 मुस्लिम भाई और एक हमारे ईसाई भाई को
हाथ कंगन को हाथ से क्या प्रत्यक्ष के प्रमाण की आवश्यकता ही। मैं आप लोगों को निवेदन करना चाह रहा हूं कि दुनिया एक बार फिर से चांद पर जाने की जरूरत में है और उस समय केवल मीडिया की टीआरपी, सोशल मीडिया के इस तरीके के जो कट्टरपंथी लोग जो देश में विष फैलाना चाहते हैं, जो देश में प्रसार कराना चाहते हैं, जो हिंदुस्तान की तरक्की को नहीं देखना चाहते, वरना हिंदुस्तान की खूबसूरती के बारे में 1980 के दशक में एक अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में गए। उस समय के प्रधानमंत्री ने पूछा कि राकेश शर्मा जी दुनिया कैसी दिखती है। आप कल्पना कीजिए कि जिस व्यक्ति की जान की बाजी लगी हुई हो, जिस व्यक्ति को ये पता नहीं कि जिंदा वापस जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा, उसके जहन में क्या होता है। उस समय के प्रधानमंत्री ने पूछा कि राकेश शर्मा जी दुनिया कैसी दिखती है, तो राकेश शर्मा जी कहते हैं सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। अंतरिक्ष का व्यक्ति भी अपनी जिंदगी की परवाह करके बगैर दुनिया में भारत की खूबसूरती देखता है, तो वो खूबसूरती इंद्रधनुष के रंगों की है। वो खूबसूरती हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, जैन सबके एक इंद्रधनुषी रंगों के साथ में है। और इसलिए इस हिंदुस्तान को तरक्की देने के लिए, हिंदुस्तान के स्वाभिमान को ऊंचा करने के लिए जंगे आजादी में भी जो जंग लड़ी गई, मुझे अच्छे तरीके से याद है। लोग अब्दुल हमीद और अशफाक उल्ला खां को याद करते हैं। अशफाक उल्ला खां जी से देखिए, फांसी जिस व्यक्ति को मिलनी हो और उससे कोई पूछे तेरी रजा क्या है, तो उन्होंने किस खूबसूरती से कहा कि मेरा धर्म पुनर्जन्म को तो नहीं मानता, उसकी इजाजत नहीं देता, लेकिन यदि ये इजाजत होती तो मेरी इच्छा थी कि मैं एक बार फिर से हिंदुस्तान में पैदा हूं और आजादी के लिए संघर्ष करूं। क्रिकेट का जब खेल होता है उसको नकारात्मक रूप से भी लेते लोग, लेकिन उस हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में आपका दिल कब खुश होता है जब कोई मोहम्मद शफी पाकिस्तान के किसी जफर की गिलियां उड़ा देता है, तो हमारा मन बंद हो जाता है। यही देशभक्ति है, इसी की जरूरत है। आज इंसान से हाथ पकड़कर खड़ा होने की जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी ने बहुत इज्जत और ईमान के साथ सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस उदात्त भावना के साथ इस देश में बदलाव की शुरुआत की है। मुझे लगता है यही समय है, सही समय है, जब इस मादरे वतन में पैदा हुआ, जो हिंदुस्तान का जाया है, जो हिंदुस्तान की खाता है, जो हिंदुस्तान की गाता है, सही समय है सब लोग मिलकर मोदी जी के नेतृत्व में, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सब लोग मिलकर, क्योंकि यदि जिंदगी पर संकट आएगा तो सबके ही आएगा, रोजी पर संकट आएगा तो सबके ही आएगा, किसी की खूबसूरती पर संकट आएगा तो सबके ही आएगा, किसी की समृद्धि और वैभव पर संकट आएगा तो सबका ही आएगा। मुझे लगता है दुनिया को तकलीफ इस बात की है कि मोदी जी के प्रयासों से हिंदुस्तान जो कभी 11वें नंबर पर होता था, आज दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है। और वो भी किसको पछाड़कर बना? जिन अंग्रेजों के गुलाम थे, उन अंग्रेजों को पछाड़कर मोदी जी के नेतृत्व में हिंदुस्तान 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बनी है। और हिंदुस्तान के 36 कौम के, मोदी जी कहते हैं इन 36 कौम के हुनरमंद हाथों के, मजदूरों के, किसानों के हुनर वाले हाथों से हिंदुस्तान की वो फिजा होगी, हिंदुस्तान दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगी, हिंदुस्तान तरक्की करेगा। मित्रों, पूरी दुनिया के लोग छक्के छूट गए, पसीने आ गए, कोरोना आ गया। लोग कहते थे, संयुक्त राष्ट्र संघ के लोग सबसे ज्यादा फिक्रमंद थे कि दुनिया में सबसे ज्यादा किसी देश को तकलीफ होगी, उस देश का नाम हिंदुस्तान है, क्योंकि 140 करोड़ के देश को टीका लगाना, उनको समझाना, उनको अनुशासित रखना और इस बीमारी से बचाना कई दुनिया में चुनौती है, तो देश में है। कोई माई का लाल उंगली उठाकर कह दे कि मोदी ने निरपेक्ष रूप से अपने इस 140 करोड़ के परिवार को
जिसमें मुस्लिम भी रहता है, सिख भी, ईसाई भी, बौद्ध भी, जैन भी, इन सभी मजहब के लोगों की जिंदगी की सुरक्षा कोरोना का टीका लगाकर उन लोगों को महफूज किया। उसका श्रेय किसी को तो नरेंद्र मोदी को। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। इसलिए मुझे लगता है कि हम सब लोग उनके नेतृत्व में, और आज वही चीज जो सादिक भाई ने कही, ये समय है कि राजस्थान की इस निरंकुश सरकार को, इस राजस्थान की सरकार को जिसने आवाम का भला नहीं किया, ये नारे जरूर लगाते हैं और सही कह लेते हैं कि रोजा इफ्तार की पार्टियां देते हैं, लेकिन 1.25 करोड़ लोगों में मुस्लिम बच्चे भी तो होंगे जिन्होंने परीक्षा दी होगी, पेपर लीक हो गया होगा। क्या मुस्लिमों में वो किसान नहीं थे कि जो कर्जे के कारण जिन्होंने आत्महत्या कर ली होगी? या कोई मुस्लिम ऐसा नहीं होगा जिसको भ्रष्टाचार की चपेट में नहीं आना पड़ा होगा? या किसी मुस्लिम बहन की असमत नहीं लूटी गई होगी? या किसी गरीब मरीज का दम तोड़ने पर मजबूर होना पड़ा होगा? और इसलिए राजस्थान की ये जो सरकार जो भेदभाव करती है, जो वोट बैंक की राजनीति करती है, मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप सब लोगों को इस राजस्थान की कांग्रेस पार्टी की अशोक गहलोत सरकार की हकीकत जनता तक बतानी पड़ेगी। और मोदी जी की सरकार की भूमिका को लेकर उन्होंने जो लोक कल्याण का काम किया, नहीं तो कहा ये मयसर था 80 करोड़ लोगों को राशन देना। मुझे पता है, मैं जाता हूं, मोहल्लों में राशन बंट रहा है, फोटो अशोक गहलोत की लगी हुई है, तो किसी को भी गलतफहमी हो सकती है, लेकिन इतनी उदारता दिखाने का काम आप साक्षी हो इस बात के लिए। आप बताइए कहीं हिंदू मुस्लिम हुआ क्या? 80 करोड़ लोगों को निःशुल्क अनाज दिया, उसमें बहुत सारे ऐसे मुस्लिम बहन और भाई थे कि जिनको कोरोना के समय उस संबल की जरूरत थी, वो देने का काम मोदी जी ने किया। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूं, इन दो पक्षों पर सोचें, दोहरी भूमिका है, लेकिन एक अच्छा संगठन भाई सादिक खान ने विरासत में भाई हामिद खान को दिया है। उससे पहले जितने हमारे सरपरस्त रहे हैं, जिन्होंने बहुत अच्छे से, भले अमीन भाई हो, चाहे कमांडो जी हो, चाहे फिरोज भाई हो, सब लोगों ने, इन्होंने बहुत धरातल पर बहुत मजबूती के साथ पूरे प्रदेश में घूम के और इस संगठन को खड़ा किया है। जमाल भाई का हमें आशीर्वाद और मार्गदर्शन मिलेगा। मैं तो इतनी गुजारिश करूंगा कि हम सब लोग मिलकर अल्पसंख्यक मोर्चा को एक नई ऊंचाई दें। भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार राजस्थान में बनेगी, मैं इतना ही कह सकता हूं, सब